So we are discussing about the cloning vectors which are based on the viral DNA and viral DNA जो है इसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिनका वेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या होता है कि वायरस क्योंकि और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करता है तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। यानी एक अगर हम वेक्टर नॉर्मल प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वायरल डीएनए से डिराइव्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्लाज्मिड से बना हुआ वेक्टर होगा वो वेक्टर इतना एफिशिएंट नहीं होगा इन्फेक्शन में या होस्ट के अंदर इंट्रोडक्शन में जितना कि वायरल डीएनए होगा, क्योंकि इनके पास वो सारे चीजें होती हैं, सारी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ये इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोड्यूस होने के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट में। तो बोला जाता है वायरल डीएनए में हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, इसीलिए इनका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्लाज्मिड से भी ज्यादा वेक्टर के केस में। अब कौन सा वायरस का डीएनए है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर्स की कंस्ट्रक्शन के लिए? उनमें सबसे पहले आता है लैम्डाफाज। तो लैम्डाफाज का जो जीनोम होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट हैज अ साइज ऑफ अराउंड 48 kb। 48 kb का इसका साइज होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका वेक्टर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉस साइट्स। So there are certain sites which are cohesive in this double stranded DNA molecule जो कि जीनोम है लैम्डाफाज का। अब ये जो कॉस साइट्स हैं या कोहेसिव साइट्स हैं ये स्टिकी एंड्स की तरह बिहेव करती हैं, यानी ये स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे से। तो जब भी ये स्टिक हो जाएंगी तो एक लीनियर डीएनए जो होगा वो सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द जीनोम और यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास दो स्टिकी एंड्स है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला है। तो ये जो साइट है इन्हें हम कॉस साइट बोलेंगे, और ये जो साइट्स होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं जिसकी वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के कैपेबल होती हैं। ये कहीं पे बाइंड कर जाएंगी दोनों एक दूसरे से, और ये डबल स्ट्रैंडेड कोहेसिव साइट बनने की वजह से पूरा ये जो लीनियर डीएनए है ये सर्कुलराइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। हम लीनियर वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे वेक्टर्स का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट क्योंकि इनके जीनोम के अंदर कॉस साइट्स हैं तो ये सर्कुलराइज होके खुद से ही ऐसा सर्कुलर मॉलिक्यूल बना देंगे जिसका हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया? यस मैम। हाँ, और मैंने एक और चीज बताई थी कि एक कॉस साइट्स जो होती है 12 न्यूक्लियोटाइड्स से बनी होती हैं, तो 12 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इस साइड भी उस साइड भी जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर सबको? ठीक है मैम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोहेसिव साइट्स की या कॉस साइट्स की कुछ एडवांटेजेस होती हैं। अब वो एडवांटेजेस क्या हैं? कॉस साइट्स की एडवांटेजेस बता रही हूँ। एडवांटेजेस, अब ये जो एडवांटेजेस हैं इनमें सबसे पहली एडवांटेज जो मैंने बताया आपको कि एक लीनियर डीएनए जो होगा, लीनियर डीएनए वो एक सर्कुलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सर्कुलराइज हो जाएगा, सर्कुलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी ये होती है कि ये जो कॉस साइट्स होती हैं ये बहुत सारे लीनियर लैम्डा जीनोम्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी ये लीनियर जीनोम जो फाज का है वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब ये जो मैंने आपको डीएनए सीक्वेंस बना के दिखाया, ये जब रेप्लिकेट करेगा अपनी और ज्यादा कॉपीज बनाएगा तो वो जो कॉपीज होंगी वो आपस में जुड़ी रहती हैं, मतलब कि ऐसा सा आपको सीक्वेंस मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें हाफ पोर्शन एक रेप्लिकेटेड डीएनए है और हाफ पोर्शन दूसरा रेप्लिकेटेड डीएनए है। वैसे ही एक और स्ट्रैंड इसके साथ जुड़ जाएगा जब न्यू रेप्लिकेशन साइकिल चलेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लीनियर रेप्लिकेटेड डीएनए आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ दीज कॉस साइट्स,
और ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस के जो डीएनए होता है, जीनोम होता है, वो मोस्टली जो रेप्लिकेट करता है वो करता है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के थ्रू। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म होता है एक, जिसमें क्या होता है कि अगर ये डीएनए है एक, इसके एक और स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड पे निक जेनरेट होगा, यानी वो कट जाएगा एक स्ट्रैंड से, और वो वाला स्ट्रैंड जहां से कटा है वहां से वो बाहर की साइड निकल जाएगा। तो एक सर्कल रोल कर रहा है ऐसा लगता है, और यहाँ पे फिर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होना शुरू होगी। तो ऐसे ही बहुत सारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ बनते रहते हैं रेप्लिकेशन के थ्रू, वो सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, रेप्लिकेट होते रहते हैं। तो ये जो रेप्लिकेटेड साइट्स होती हैं, इनमें जहां जहां कॉस साइट्स वाला रीजन मिलेगा, मान लो यहाँ मिला है और यहाँ मिला है, ये साइट्स जो होंगी ये रिकॉग्नाइज की जाती हैं बाय सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर एंडोन्यूक्लिएजेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो बेसिकली these cos sites can act as a recognition sequence for restriction enzymes। वेक्टर्स होते हैं लैम्डा फाज से बनाए हुए वेक्टर्स। ये वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक वेक्टर होता है जिसे बोला जाता है इंसर्शन वेक्टर, इंसर्शन लैम्डा वेक्टर, और एक होता है जिसे बोला जाता है रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर, रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। अब दोनों में क्या अंतर है, जैसे कि आप नाम से देख सकते हो, इंसर्शन वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जो स्मॉल इन साइज होंगे ताकि उनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दी जाए। सो इफ दिस इज द वेक्टर, तो इसके अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी जाएगी या इंसर्ट कर दी जाएगी। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंसर्ट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं इंसर्शन लैम्डा वेक्टर्स, because they are derived from lambda phage. But if they have certain sequences, if this is the vector, it has a region, this region is not essential for the functioning of this vector। ये जरूरी नहीं है कि इस रीजन का कोई काम हो, तो क्या किया जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से इस रीजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस रीजन में आ जाएगा और ये नॉन एसेंशियल पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा, यानी हम रिप्लेस कर रहे हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट से ऑलरेडी प्रेजेंट डीएनए सेगमेंट। तो इस टाइप के वेक्टर्स को बोलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर्स। अब यहाँ आप एक चीज बताओ, दोनों में से कौन सा वाला वेक्टर जो होगा उसका साइज बड़ा होगा, किस वेक्टर का साइज बड़ा होगा? रिप्लेसमेंट वेक्टर का। रिप्लेसमेंट वेक्टर का किस लिए? क्योंकि उसके पास वो नॉन एसेंशियल पार्ट भी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो भी प्रेजेंट है। बट इंसर्शन वेक्टर के अंदर ऐसा कोई भी रीजन नहीं था जिसकी हमें जरूरत नहीं है, सारे रीजन्स जरूरी वाले हैं और इंसर्ट को हम एडिशनली उसके अंदर डाल रहे हैं। तो साइज बड़ा रिप्लेसमेंट वेक्टर्स का होता है। यहाँ पे इंसर्शन वेक्टर में जो चीज लिखी जाती है वो ये कि नॉन एसेंशियल पार्ट हैज बीन रिमूव्ड, नॉन एसेंशियल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। बट यहाँ पे उस सेगमेंट को जो पहले से प्रेजेंट है एंड इट इज नॉन एसेंशियल इज नोन एज द स्टफर फ्रेगमेंट। स्टफर फ्रेगमेंट बोलते हैं उस रीजन को जो रिप्लेस कर दिया जाता है। स्टफर नाम से पता चल रहा है वो स्टफिंग है उसके अंदर की, उसे आप रिमूव करके न्यू स्टफिंग डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टेडी बियर है आपके पास, उसके अंदर कॉटन डली हुई है, आप नहीं चाहते कि वो कॉटन उसके अंदर हो तो वो कॉटन निकाल के आप न्यू कॉटन डाल सकते हो। वही चीज, वो उसके अंदर स्टफर एक रीजन है जिसकी जरूरत नहीं है, उस रीजन को आप रिमूव करके रिप्लेस कर सकते हो विद द GOI, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा किया जा सकता है। स्टफर फ्रेगमेंट नाम याद रखना, दिस स्टफर फ्रेगमेंट इज बेसिकली डिलीटेड एंड रिप्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स। जब भी वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी तो दिस स्टफर फ्रेगमेंट वुड बी डिलीटेड और रिप्लेस भी हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट से।
यहाँ इंसर्ट साइज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इंसर्शन लैम्डा वेक्टर्स में जो भी आप डीएनए सेगमेंट डाल सकते हो उसके साइज का लिमिटेशन होता है। वो साइज कितना होता है? लगभग 8 से 12 केबी का, 8 से 12 केबी का रीजन होता है जो आप इंसर्शन लैम्डा वेक्टर के अंदर डाल सकते हो। इससे बड़ी अगर आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो वो इसके अंदर नहीं इंसर्ट की जा सकती। रिप्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इंसर्ट साइज होता है लगभग 10 से 23 केबी का, 10 से 23 केबी का इंसर्ट साइज होता है, क्योंकि स्टफर फ्रेगमेंट ने जितनी जगह घेरी है वो सारी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेगी। तो स्टफर फ्रेगमेंट क्योंकि बड़ा होता है साइज में, तो वो साइज यहाँ इंसर्ट साइज भी बड़ा होता है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अब ये स्टफर फ्रेगमेंट जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट से रिप्लेस कैसे होगा, हम कैसे उसे कट करके निकालेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ डैश रीजन्स बनाए हैं, ये वाला और इधर, तो स्टफर फ्रेगमेंट के फ्लैंकिंग रीजन्स पे, फ्लैंकिंग रीजन होते हैं उसके साथ वाले रीजन्स, तो उसके साथ वाले रीजन्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की साइट्स होती हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की साइट होती है जो वेक्टर में कहीं और नहीं प्रेजेंट होती। तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करो स्टफर फ्रेगमेंट को और जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड कर दो बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, तो वो जुड़ जाएगी। तो ये चीज होती है रिप्लेसमेंट और इंसर्शन लैम्डा वेक्टर में। मैं एक बार इसे डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ इसे क्लियर करके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंसर्शन वाले की, इंसर्शन लैम्डा वेक्टर की, और दूसरी साइड हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर की, रिप्लेसमेंट लैम्डा वेक्टर। तो दोनों में हम देख लेते हैं हो क्या रहा है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है आपके पास जो लगभग 40 kb इन साइज होता है। There is an restriction enzyme site, सिंगल साइट होगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप ऐड कर दोगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दोगे। इफ दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, then after digesting this DNA molecule with the restriction enzyme, there would be production of a recombinant DNA molecule, क्योंकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में जाके जुड़ गई। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में आ गई है और ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसे हम बोलते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे कि ये मैंने लीनियर क्यों बनाया, सर्कुलर क्यों नहीं बनाया। आप इसे सर्कुलर बना सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। तो ये जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाल दिया तो लगभग 52 kb का इसका साइज हो जाता है। तो इसमें 12 kb तक का रीजन आप इंसर्ट कर सकते हो। अब रिप्लेसमेंट वेक्टर के केस में क्या होता है कि अगर ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है जो 41 kb का है लगभग, इसमें यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की 2 साइट्स हैं और बीच में प्रेजेंट है स्टफर फ्रेगमेंट। स्टफर फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है इधर, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट इधर है। दिस इज द लेफ्ट आर्म, इसे लेफ्ट आर्म बोलते हैं, इस वाली को राइट आर्म बोलते हैं, राइट आर्म। तो जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे वो वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिसकी साइट्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट आर्म अलग हो जाएगी, राइट आर्म अलग हो जाएगी। यहाँ से कट कर दिया था तो बीच वाला सेगमेंट खाली हो गया है, ये लगभग बन जाता है 30 kb का। तो आप देख सकते हो इससे भी छोटा हो गया, यहाँ 40 kb का था, यहाँ 30 kb का हो गया। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा सेगमेंट ऑफ डीएनए रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ इंसर्ट का साइज हम काफी बड़ा डाल सकते हैं, काफी बड़ा। देख सकते हो आप 52 kb का नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है जो बन सकता है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, लगभग 22 kb का। तो आप 22 kb जितना यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 22 kb तक का हो सकता है, इसीलिए लिखा था हमने कि 10 से 23 kb तक का रीजन यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आके यहाँ जुड़ जाएगी
और ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है ऑफ दिस स्टफर सेगमेंट विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट।